हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि सही ज्ञान और सही नॉलेज के लिए करनी चाहिए पढ़ाई। अच्छी और सही शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी सचेत और जागरूक रहना जरूरी। न्यूज़ टुडे दरभंगा के खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में यह सब कुछ कहा वाइटल बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर कम मेंटर गुरुजी ओपी राय ने। हमने इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत इनसे खास बात की, सीधे सवाल पूछे और इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का दिया जवाब। आप भी देखिए पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, न्यूज़ टुडे दरभंगा के खास कार्यक्रम आपसे मिलिए में आज हमारे साथ हैं बायोलॉजी के जाने माने शिक्षक, मिथिलांचल की शान गुरुजी ओपी राय। ओपी राय किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका कई संस्थान दरभंगा में कार्यरत है। आज़ाद चौक के निकट दरभंगा में मुगलपुरा मोहल्ले में वाइटल बायोलॉजी सेंटर कार्यरत है, जबकि नीट की तैयारियों के लिए इन्होंने अलग कोचिंग की व्यवस्था कर रखी है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। बहुत बहुत स्वागत। सभी न्यूज़ टुडे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बायोलॉजी की पढ़ाई डॉक्टर गुरुजी ओपी राय के निर्देशन में बच्चे करते हैं। अच्छी कामयाबी लगातार वे हासिल करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आज के कॉम्पिटिटिव युग में 10वीं के बाद आखिर बायोलॉजी को 11वीं और 12वीं में उसकी पढ़ाई क्यों करें विद्यार्थी, आप बताएं सर। और देखिए कि आज के डेट में कंपटीशन युग है और कभी भी पढ़ाई आज के डेट में डिग्री के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब डैट मीन्स की दो चीज़ के लिए करना चाहिए, एक नॉलेज ज्ञान और दूसरा उसमें रोजगार हो, रोजगार उन्मुख करियर हो। मतलब वैसा कोर्स आज के डेट में करना चाहिए जिससे बच्चे को भविष्य समझ सके, बच्चे आगे बढ़ सके। तो देखा क्या जाता है कि बाकी जितने भी आप 10th के बाद में 11th और 12th कोर्स करते हैं कोई भी सब्जेक्ट से, उसकी कंपेरिजन बायोलॉजी में ढेर सारे करियर्स है। बहुत सारे नीट के अलावा, मेडिकल के अलावा ढेर सारे करियर्स है जो कि और कोई सब्जेक्ट की तुलना में कई गुना बेहतर है और अच्छा है। हम लोग को एक तरह से जागरूकता की कमी है और क्योंकि इसीलिए जागरूकता लाना पड़ेगा, तब ये समझेंगे कि बायोलॉजी के क्षेत्र में, फील्ड में और क्या क्या कैरियर है। तो बात कहने की तात्पर्य है, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि 11th 12th से बच्चे को बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए 10th के बाद में। तो बस जवाब मेरा ये है कि नॉलेज के लिए आज के लिए पढ़ना चाहिए और कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहिए, कैरियर उन्मुख रोजगार के लिए पढ़ना चाहिए, जीविका उपार्जन करने के लिए पढ़ना चाहिए। और बायोलॉजी में ढेर सारे जीविका उपार्जन करने वाले कोर्सेज है मेडिकल के अलावा, नीट के कोर्स के अलावा। इसीलिए बायोलॉजी को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के तुलनाओं में। एक तो ज्ञान मिलता है, बायो मीन्स लाइफ, बॉडी के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिलता है, जन्म से मरण तक पूरे जीवन के बारे में, बॉडी के बारे में नॉलेज मिलता है। एक तो ज्ञान है जो सामाजिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, अपने पारिवारिक ज्ञान है, सभी प्रकार के ज्ञान से भरपूर है बायोलॉजी। दूसरा क्या, उसमें रोजगार उन्मुख है, बहुत सारे ढेर सारे कैरियर्स है। उस कैरियर्स को कोई कोर्स करेगा कोई बच्चे, उसमें बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन को सुधार सकता है, संभाल सकता है और आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए बायोलॉजी ज़्यादातर रखना बच्चे के लिए बेहतर होगा, उचित होगा। पढ़ाई के कितने नए नए आयाम आए हैं, लेकिन आज भी माँ बाप का पहला सपना होता है कि उनका बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो नीट यानी मेडिकल की तैयारी कैसे करें बच्चे? आपके यहाँ से कई विद्यार्थी सफल हुए हैं, मैंने भी कवर किया है, तो उसकी तैयारी कैसे करें बच्चे? देखिए कि अगर कोई अभिभावक है या अगर आप स्टूडेंट है तो दोनों का अलग अलग वे होना चाहिए समझ का। अगर गार्जियन आप है तो अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि डॉक्टर बनाने के रूप में उनके करियर समर्थी में देखना चाहते हैं, अगर आप अभिभावक है तो अपने बच्चे को 9th से ही उसको सेलेक्टिव और डैट मीन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th से ही उनको कहिएगा पढ़ने के लिए सीरियसली, 9th 10th से अभिभावक है तो। और 11th 12th तो मेन पढ़ना ही है, उससे क्वेश्चन आता ही है। ये तो अभिभावक की बात होती है। लेकिन अब चलिए आज आप स्टूडेंट है तो चलिए कोई बात नहीं, 10th तक जो हो गया सो हो गया। क्योंकि मेरे पास आते हैं 11th 12th मेनली बच्चे आते हैं, उसके बाद दिन आपका नीट का प्रिपरेशन करने के लिए कोर्स करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना नीट का। तो नीट में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 2 पेपर आपको स्कोरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा, मतलब मार्क उठाएगा, मार्क लाएगा। बायोलॉजी का 50% वेटेज है, मतलब टोटल क्वेश्चन का 0.5% क्वेश्चन बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है नीट में। तो बायोलॉजी किसी भी स्टूडेंट को एनी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर नहीं होना चाहिए। किसी भी
पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी पेपर कमजोर नहीं, क्यों हाफ वेटेज है, आधा क्वेश्चन मार्क बायोलॉजी से ही आता है। सोचिए क्वेश्चन है 25% फिजिक्स से, 25% केमिस्ट्री से, तो बता दें कि बायोलॉजी किसी तरह से एंगल से कमजोर ना जाए तो कैसा पढ़ना चाहिए जिससे नीट निकल जाए, तो बस बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट स्टूडेंट को समझ समझ करके पढ़ना चाहिए, और जितना हो सके उतना एनसीईआरटी बेस्ट ही ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। एनसीईआरटी से अलावा लेफ्ट और राइट थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टोटल एनसीईआरटी पर ही फोकस करते हुए उन्हीं का बेस्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहिए। ये बायोलॉजी की बात हुआ। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ट ही होते हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं 100%, लेकिन उसमें कंसेप्ट से थोड़ा सा होते हैं, क्योंकि लाइन वाला एनसीईआरटी का फॉलो कम करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पूरा रहता है, लेकिन कंसेप्ट रहता है। अब चलिए फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में थोड़ा सा क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते तो एनसीईआरटी है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, और न्यूमेरिकल चूंकि लॉजिकल होते हैं, तो लॉजिक का एक लिमिटेशन दायरा में नहीं रख सकते, तो फिजिक्स थोड़ा सा एनसीईआरटी से अतिरिक्त भी हो जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है नीट के लिए। इसीलिए स्टूडेंट जो भी हो ना, आपको लेफ्ट देखना ना राइट देखना, केवल टोटली 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़िए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कंसेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल बनाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी 100% आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़िए। आप लाइन बाय लाइन देखिएगा, नीट का क्वेश्चन मिलाकर क्वेश्चन लाइन पे मैचिंग कर जाता है, पेज नंबर टू पेज नंबर, टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी से। तो इस तरह से तैयारी करेगा तो बच्चे बहुत जल्दी सक्सेस करेगा नीट में। बच्चों का सबसे बड़ा एक बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि तैयारी कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन है मार्केट। बिल्कुल, आपका बहुत उचित क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्योंकि गार्जियन अगर आप सुन रहे या देख रहे हैं, तो पहले आपको मोनोपोली को बदलना पड़ेगा। आप प्री माइंड जो सेट होते हैं, माने पूर्व निर्धारित जो होते हैं आप लोग कि मैं अपने बच्चे को मैं नीट की तैयारी के लिए आउट ऑफ बिहार भेजेंगे, नहीं, इसको थोड़ा चेंज करिए। अब कहीं भी क्यों नहीं भेज रहे, नीट का तैयारी आपके बच्चे को करना, पढ़ना आपके बच्चे को है, आपको नहीं पढ़ना, आपके बच्चे को पढ़ना है। और कहीं भी बच्चे आप बाहर भेज देते, अपने से परोक्ष भेज देते, तो आप प्रॉपर बच्चे को उचित गाइडेंस नहीं कर पाते, गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं रख पाते, देखभाल नहीं कर पाते। आपके बच्चे आपसे हाथ से बाहर भी जा सकते हैं, और जाता भी मोस्ट ऑफ। तो इसीलिए आपका जो मोनोपोली कि मैं बिहार से बाहर भेजूंगा तब ये बच्चे मेरा नीट का प्रिपरेशन करेगा, तो ये उचित नहीं है, अनुचित है। हाँ, आपके बच्चे अगर शुरू से ही 10th तक ही आपके अंडर में है, कंट्रोल में है, सुशील है, सुसभ्य है, सब कुछ से परिपूर्ण है, तो आपके बच्चे कहीं भी रहेंगे तो आप बिहार से बाहर भी रहेगा फिर भी प्रिपरेशन कर लेंगे, बिहार के अंदर भी रहेगा फिर भी प्रिपरेशन कर लेंगे, और आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आपके बच्चे में ऐसा गुण कि थोड़ा सा और कमी महसूस करते होंगे आप, या कमी है, तो आपको उचित नहीं रहेगा बिहार से बाहर भेजना, क्योंकि आपका मेहनत की कमाई को शायद आपके बच्चे अहमियत नहीं दे पाए, दुरुपयोग करने लगे। ये आपको सोचना पड़ेगा एक गार्जियन के लिए। तैयारी कहीं से भी हो सकता है, दरभंगा से भी होता है, पटना से भी होता है, कोटा से भी होता है, और दिल्ली से भी होता है, कहीं से होता है। लेकिन तैयारी करेगा कौन? बच्चे। तो बच्चे ऐसा कॉन्शियस होना चाहिए, बच्चे को ऐसे लेवल पर जाना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि लेवल दरभंगे में बनाता है, हम ही लोग लेवल बनाते हैं। दरभंगे के टीचर, जितने भी टीचर गुरुजन हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, स्टूडेंट का बेस मजबूत करते हैं, और उसी बेस पर ही बिल्डिंग बनता है। तो कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए, अब थिंक अबाउट 1 मिनट के मैं आपसे टाइम बनाना चाहता हूँ इस बात को समझाने के लिए। और अपने बच्चे को कोटा भेज देते, जानते हैं 1.5 लाख रुपया लेता है कोटा में 9 महीना की कोर्स के लिए। अब 9 महीना में दोनों दैट मीन्स की क्लास 11th-12th को कंप्लीट कर देता। उनका काम है सिलेबस पूरा कर देना। सिलेबस पूरा कर दिया, एक दिन में एक चैप्टर को वहाँ का टीचर फिनिश कर, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9 महीना में 11th-12th को कंप्लीट कर देता। अब सोचिए, क्या आपके बच्चे इतना कि आपके बच्चे के पास में इतना प्रतिभा है या इतना ज़्यादा मेमोरी पावर है कि ग्रास्प कर पाएगा? अब सोच सकते 9 महीना में, थिंक करिए 9 महीना में अगर कोई बच्चे को 11th-12th का दोनों सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ये क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर देता है, बच्चे का ब्रेन से बाहर पार कर जाता है। 1.5 लाख रुपया लेता है। थिंक, सोचिए
ऊपर से आपका जो बच्चे का लॉजिंग फूडिंग है मिनिमम 10,000 रुपया कॉस्ट पड़ता है। इतना ह्यूज अमाउंट अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करने के बावजूद भी रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता, नहीं होता। कितना तकलीफ होता होगा किसी गार्जियन को, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मेहनत का पसीना का कमाई होता है, समझिए। इसीलिए हम कहना चाहेंगे दरभंगे में रखे करिए, अपने गाइड में करिए, अपने देखभाल में करिए, जहाँ पर पढ़ा तो उस टीचर से मिलिए, वहाँ के क्लासरूम को जाकर देखिए, उसके क्लासरूम में जाकर देखिए, उनके टीचर से मुलाकात करिए और अपने अंडर कंट्रोल में बच्चे को क्या करिए, पढ़वाने की कोशिश करिए। बहुत सही जानकारी दी आपने, लेकिन साथ में आपको यह भी हम बताना चाहेंगे, आप भी स्वयं मिथिला के इलाके से आते हैं, यह इलाका आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है। अभिभावक बच्चों के लिए ऊंचा और बड़ा तो सोचते हैं, लेकिन उनके पास उतनी धनराशि नहीं होती है। तो मेडिकल की पढ़ाई आमतौर पर यह कहा जाता है कि बहुत महंगी होती है, इस पर कैसे बच्चे कर पाएंगे या उनके अभिभावक? देखिए कि यही बोले ना कि अगर आप बनी डैट मीन्स कि बच्चे को आउट ऑफ बिहार भेजेंगे तो ह्यूज अमाउंट आपका प्रिपरेशन में, मेडिकल के प्रिपरेशन में, नीट की तैयारी में खर्चा होबे करेगा। अब 1 साल नहीं 2 साल 3 साल के बाद बच्चे रिजल्ट देता है, तो इतना आपके पास में अगर वायदेविक सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो मत सोचिए, जरूरी नहीं है। दरभंगे में रखिए, बच्चे को अपने गाइड में करिए, और दरभंगा मिनिमम कॉस्ट में नीट का तैयारी हो जाता है। बताना चाहेंगे मेरे पास भी इंस्टीट्यूट है, वाइटल प्री मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, वाइटल प्री मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, जिसमें नीट का तैयारी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होता है। मिनिमम 500 मंथली ईच सब्जेक्ट में मैं पैसे फी नहीं लेता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को देना पड़ता है, जो टीचर जो आते पढ़ाने उनको देना पड़ता है। डैट मीन्स की 1000 रुपीज़ महीना पर स्टूडेंट नीट का तैयारी कर लेते हैं। सोचिए इतना चीप में, फिर भी आप सबका पता नहीं क्या मोनोपोली है कि बच्चे को मैं कोटा भेज कर पढ़ाऊंगा। तो ये आपका अपना सोच है, बस अगर रिजल्ट नहीं देता है तो पछतावा के सिवा को कुछ हाथ नहीं लगेगा। और अपने मिथिलांचल में रख के बच्चे को पढ़ाएंगे, आप प्रॉपर गाइड कर सकेंगे, हमेशा बच्चे को वॉच कर सकेंगे, बच्चे को देखभाल कर सकते हैं, बच्चे क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता वो समझ सकते हैं। टीचर से हमेशा आप मुलाकात कर सकते हैं, टीचर का बच्चे के प्रति समझ सकते हैं कैसा प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। तो प्लीज़ अपने पास में रख के बच्चे को पढ़ाएं, बाहर मत पढ़ाएं। कम से कम पैसा में आपके बच्चे रिजल्ट दे देगा, लेकिन बच्चे में थोड़ा सा वैसा प्रतिभा होना चाहिए, मेहनतशील होना चाहिए, कर्मनिष्ठा होना चाहिए बच्चे में, तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए खर्चा नहीं लगता। एक बात और आपकी क्वेश्चन, एक बात ये होता, दूसरा होता तैयार, दूसरा होता है कि नीट निकालने के बाद में, नीट निकालने के बाद में मेडिकल में कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, वो बात नहीं। अगर आपके बच्चे अगर रैंक ला लेते हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं, MBBS कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा नहीं लगता खर्च मेडिकल पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कोर्स करने के लिए, क्योंकि बस उसमें केवल एडमिशन एंड फॉर्म भरने का चार्ज होते हैं, बाकी हॉस्टल गवर्नमेंट देता है, आपको केवल लॉजिंग का खर्च दे देता है, केवल फूडिंग का खर्च, बच्चे जो खाना खाएंगे और बच्चे का जो पर्सनैलिटी या बुक कॉपी जो मेंटेनेंस होगा उसका होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा पर मंथ, कितना 5,000 से 10,000 के अंदर में पर मंथ हो जाएगा मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चे। इतना तो अभी भी आप लोग 11th-12th के बच्चे को अपना इतना दे देते हैं, प्लस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें तो लाखों लाख रुपया लग जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक जनरल हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार से इस संभव नहीं हो सकता कि बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़वाया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो। नीट के लिए बायोलॉजी में 11th या 12th किस में ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो भी मिथिलांचल में जो बच्चे, मिथिलांचल का जो हब है दरभंगा एजुकेशन के लिए, तो दरभंगा में कोई बच्चे अगर रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से आते हैं तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, 11th में लापरवाही करते हैं। अब देखिएगा आप भी एक गार्जियन अभिभावक है, ये चूँकि ज़्यादातर अभिभावक के लिए बेस्ट होंगे, स्टूडेंट के लिए कम बेस्ट होंगे। आपका जो हम दोनों का जो वार्तालाप है ये अभिभावक का लिए बेस्ट उचित रहेगा, स्टूडेंट के लिए कम उचित रहेगा। तो बात है अभिभावक को समझने की कोशिश करिएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर दरभंगा में आते हैं 10th के बाद में, तो 11th उस पूरा लॉस कर देते हैं। कुछ दिन 10 दिन उस पर इस टीचर पर स्ट्राइक किया, 10 दिन इस टीचर पर स्ट्राइक किया, ट्राई करते करते ही बच्चे का टाइम बीत हो जाता है, 11th कुछ नहीं कर पाते। अब रही बात 12th में, बच्चे 12th में सीरियस होते हैं, क्योंकि बच्चे से भी समझते हैं बोर्ड एग्जाम 12th का होता है, 11th का बोर्ड एग्जाम होता नहीं है। चलो लेफ्राई भी करेंगे, 10 जगह भी ट्राई करेंगे, जहाँ पर प्रीफ्रेंस मिलेगा, डिस्ट्रैक्ट वाला प्रीफ्रेंस मिलेगा वहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पर माने कि स्ट्रिक्ट माहौल रहेगा, पढ़ने वाला माहौल होगा वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो 11th में बच्चे करते थे, लेकिन 12th में बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो बच्चे का ये चेंज करिएगा नहीं, वेटेज इक्वल है। मेडिकल में नीट की तैयारी करने के लिए 11th एंड 12th दोनों पेपर से इक्वल क्वेश्चन पूछते हैं।
और 11 से ज़्यादा चैप्टर है। 11th में बायोलॉजी में सोचिए 22 चैप्टर है, और 12th के बायोलॉजी में केवल 16 चैप्टर है। और सोचिए उस 22 चैप्टर का स्टूडेंट लॉस कर देता है इधर उधर समय व्यतीत करने में, ट्राई करने में। सोचिए हमको ताज्जुब लगता है एक स्टूडेंट एक टीचर को ट्राई करता है। सोचिए एक स्टूडेंट कितना ज़्यादा नॉलेज होगा, सोच सकते हैं अभिभावक को कि आप एक आपके स्टूडेंट को कितना ज्ञान होगा। एक टीचर को ट्राई करता, बच्चा कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई करना इस मामले में कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आता कि ना आता, लेकिन बच्चे अगर किसी टीचर के बारे में पूछेगा जिसका एक्सपीरियंस 20 साल से है, 25 साल से है, और उस टीचर को बच्चे का ट्राई कर रहा, तो सोचिए आपके बच्चे का नॉलेज कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, कि उसका ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा बच्चे का, कि बच्चे सोचा टीचर को ट्राई करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए, टीचर ट्राई करते, किसको ट्राई करते हैं, बच्चे को। तो इसीलिए ट्राई के चक्कर में बच्चे को मत रहना चाहिए। 11th एंड 12th दोनों से इक्वल क्वेश्चन पूछते हैं। 11th को बर्बाद अपने बच्चे को मत होने दे, चूँकि बर्बाद कर लेता बच्चे मोस्ट ऑफ। तो इस पर अभिभावकों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ही जगह पढ़ाइए, जो आप उस टीचर से मिलिए, उनके सब कुछ देखिए, उसके बाद उस पर आपका कुछ आस्था भी बना कर रखना पड़ेगा, बच्चे को भी विश्वास बना कर रखना पड़ेगा। और तब हर टीचर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का रिजल्ट अपने बच्चे से पूछते रहिए, देखते रहिए, उनका रिजल्ट कॉपी में रहता है, कॉपी देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब पर्सनली टीचर से कॉन्टैक्ट करिए। ग्रामीण परिवेश में रहकर क्या मेडिकल की तैयारी की जा सकती है, पढ़ाई की तैयारी? नहीं। देखिए कि ग्रामीण 10th तक ही अच्छे होते, उचित हो सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश में बच्चे को एक ऐसा प्रॉपर उचित इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई चीज़ का तैयारी करने के लिए एक इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। और इन्वायरमेंट अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कमज़ोर बच्चे भी रहते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, चूँकि घर आंगन होते हैं, वही सीन, वही दृश्य, वही स्कूल, वही टीचर, वही बच्चे, बाल बच्चे का संघर्ष, तो उसमें क्या होता है बच्चे का समय ही व्यतीत हो पाते हैं, तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए अपने बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर शहर में लेके पढ़वाइए, आप वहाँ पर अप डाउन करिए, आप वहाँ से आप बच्चे को वॉच करते रहिए, लेकिन अपने से थोड़ा सा दूर रहने के रखिए, ताकि बच्चे का माहौल चेंज हो सके, बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, बच्चे को पढ़ने में मन लग सके। बायोलॉजी के आप स्पेशलिस्ट तो हैं ही, मेंटर हैं बायोलॉजी के, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी प्राथमिकताओं में रहता है। मैं खुद क्लास में देखता हूं, जब आपके आता हूं, तो बच्चों के मोरल डेवलपमेंट बूस्टअप करना, उनको उनकी मेंटरशिप पर हमेशा आपका ध्यान रहता है। किस तरह के बच्चे सर ज़्यादा सफल होते हैं आपकी नज़रों में? लगातार आप कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं इस इलाके में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा। देखिए कि बच्चे किस प्रकार के बच्चे सक्सेस होते हैं या सफल होते हैं, उसके पीछे आपका अभिभावक आपका 100% हाथ है। अगर आपके बच्चे 10th तक बहुत सीरियस है, आपके गाइडलाइन में पले बड़े हैं और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट के साथ पढ़े, रुचि के साथ पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़े हैं, और एक कहते सुसभ्यित ढंग से, सुसंगित माने ढंग, सुसंगठित ढंग से और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ में, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ में अगर बच्चे 10th तक पढ़े हैं, तो वो बच्चे जब आते हैं ना 11th 12th में, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं और आगे भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो इसके पीछे बस हम कहेंगे आपका क्रेडिट है, ये कोई टीचर का नहीं है, आपका क्रेडिट, क्योंकि आपने 10th तक बच्चे को प्रॉपर गाइड किए, बस गाइड किए, आपके अंडर में बच्चे पले बड़े हैं, आपने बच्चे को वॉच किए और उसी के परिणाम स्वरूप आपके बच्चे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो इसके पीछे आपका हाथ है, हम लोग का हाथ नहीं है, आपका हाथ है। हम तो केवल ऊपर से पॉलिश करते, मेन तो आप लोग बिल्डअप करके यहाँ पर भेजते हैं। ये तो बच्चों की बात हुई, उनके अभिभावक की बात हुई, क्या एक गुरु की भी भूमिका है बच्चों को बनाने में? हाँ, होते हैं। देखिए अब एज ए गुरु निष्पक्षता रूप में कहे तो किसी भी गुरु को पहले सबसे पहले उसी बच्चे पर ध्यान देते हैं जो बच्चे उनकी बातों को समझते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। डैट मीन्स कि जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम कहेंगे याद करो, तो जो कुछ याद हम कहेंगे याद करो, तो बैच में, अब मेरे बैच में 300+ स्टूडेंट रहते हैं एक बैच में, चूँकि क्लासरूम का मेरा स्ट्रेंथ बहुत लंबा है, तो उसमें 300+ स्टूडेंट है। हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन याद करो। अब ये बात सब सुना, बट उसमें कुछ ऐसा होते ना कि वो कहेंगे नहीं, सर की बात, गुरु की बात सर आंखों पर हम जरूर याद करेंगे, और याद करके सुनाता है। तो अब जो बच्चे सुना देता है या क्वेश्चन पूछते जवाब दे देता है, तो एज ए गुरु हमको भी लगता है नहीं, ये बच्चे में कुछ अलग है, कुछ अलग करने का उसमें हुनर है, गुण है।
तो उस पर क्या होता है कि ज़्यादा विशेष नज़र चला जाता है बाकी स्टूडेंट विद्यार्थियों की तुलना में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु, कमजोर स्टूडेंट में भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, निष्पक्ष रूप से कह दिए कि पहले कहते नहीं, जैसे कि कोई स्टूडेंट में अगर कुछ भी गुण रहेंगे, टैलेंट रहेंगे, तब ना उसको मैं थोड़ा सा और इंड्यूस करूँगा और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ जाएगा, बूस्ट अप करेगा। और कोई बिल्कुल निष्क्रियता रहेगा, बिल्कुल डलनेस होगा, तो फिर मैं कितना ज़्यादा उसको इंड्यूस करूंगा, प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा, चाहे मोरलिटी हो या सोशली हो या मीनिंगफुल हो, नॉलेजफुल हो, किसी भी ढंग से करूंगा, तो बच्चे का समझ नहीं हो पाता, नहीं रह पाता ना, तो कैच नहीं कर पाता। तो कभी कभी वहाँ पर एज ए गुरु या कोई भी गुरु को यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बात नहीं समझ रहा, कैसे उस पर ये करे। तो इसके पीछे हाथ किसका होता है? शुरू से बच्चे का बैकग्राउंड जो होता है तक उसका भी भूमिका रहता है। तो एज ए गुरु का तो भूमिका डायरेक्ट होता है बच्चे को आगे बढ़ने में, नो डाउट, बेशक इस तो होता ही है। लेकिन बस यही बात होता है कि जो अच्छे रहते हैं ना, तो उसको अच्छे बनाने में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम रहते हैं उस पर फोकस करना पड़ता है, तो अच्छे बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मीडियम से भी जिसका लेवल नीचे रहता है ना, तो कितने उस पर आप ध्यान दे पाएँ एज ए गुरु होने आते तो समझ नहीं पाते। तो वहाँ पर कभी कभी मन कचूरता रहता है कि स्टूडेंट तो वो भी है, स्टूडेंट तो वो भी है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है, तो थोड़ा सा मन में थोड़ा तकलीफ होते रहता है कि क्लास में सभी एक स्टूडेंट है, सबका समान नज़र से देखना होता है, लेकिन देख नहीं पाते। तो एक गुरु का यहाँ पर कमी हम एज ए महसूस करते रहते हैं। तो इसके पीछे अब हम समझते हैं कि आपका भी हाथ है, मेरा ही हाथ नहीं, आपका भी हाथ है। और जो अच्छे होते हैं वो तो बेशक अच्छे होबे करते हैं, नो डाउट। देखिए गुरुजी ओपी राय अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं कि किस कदर उनको तकलीफ होती है जब एक बच्चा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता। वो उस पर लाख मेहनत करते हैं, बावजूद उसको अप टू मार्क नहीं ले जा पाते हैं। तो एक गुरु को क्या तकलीफ होती है, ये अभी बता रहे हैं गुरुजी ओपी राय। इनसे मिलिए कार्यक्रम में मैं संतोष झा आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। गुरुजी ओपी राय ने हम सबों को इतनी जानकारी, अभिभावकों को इतनी जानकारी दी। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा के बारे में उन्होंने बच्चों और अभिभावकों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी न्यूज़ टुडे परिवार को बहुत 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 हार्दिक बधाई और स्वागत जी कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बात बोलने का। और ये बात वास्तव में एक गार्जियन तक जाना चाहिए। गार्जियन चूँकि बच्चे विकास करते, बच्चे सक्सेस करते, तो बच्चे तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे इनडायरेक्टली मैं एज ए गुरु जी और बाकी गुरु जी का भी और पेरेंट का भी हाथ होते हैं। तो ये बात संदेश वहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।